अब जिस विषय पे हम लोग बात करेंगे वो आज का विषय है मोरल जजमेंट एंड इट्स नेचर। नैतिक निर्णय और उसका स्वरूप। हम किसी भी व्यक्ति के कर्मों के मूल्यांकन के लिए जिस वाक्य या सेंटेंस का प्रयोग करते हैं वह वाक्य नैतिक निर्णय कहा जाता है। यानी कि समाज में जो भी लोग हैं वो एक दूसरे की आलोचना करते हैं, या तो वो प्रशंसा करते हैं या निंदा करते हैं। जैसे कि जब हम ये कहते हैं कि हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, राम लोक मर्यादा के पालक थे, सुकरात न्यायनिष्ठ था, रावण अधम पुरुष था, दुर्योधन अन्याय पर था। ऐसे सभी निर्णयों को हम नैतिक निर्णय कहते हैं। और जो ये निर्णय देता है, यानी जो इस प्रकार की बात करता है, उसको हम निर्णायक कहते हैं। यानी नैतिक निर्णय और उस निर्णय को देने वाला। तो जो निर्णय को देने वाला है वो निर्णायक हुआ, और जो निर्णय दे रहा है वो नैतिक निर्णय है। अब निर्णायक जो है वो किस आधार पर नैतिक निर्णय देता है? ध्यान दें तो जो भी निर्णायक है या निर्णय देने वाला है वो किसी व्यक्ति के गुण या अवगुण के आधार पर वो निर्णय देता है। वो शुभ या अशुभ के आधार पर निर्णय देता है, और चूंकि गुण या अवगुण के आधार पर या शुभ या अशुभ के आधार पर नैतिक निर्णय देता है, इसका मतलब यह है कि वो शुभ अशुभ गुण अवगुण को जानता है और उसी कसौटी पर, यानी उसका जो पैरामीटर है वो गुड और इविल है, मेरिट और डीमेरिट्स, तो उसके आधार पर वो निर्णय देता है। अब इन निर्णयों पर जो वो दे रहा है इसको हम नैतिक निर्णय या नैतिक प्रतिमान या मोरल स्टैंडर्ड की संज्ञा देते हैं। अब जब नैतिक प्रतिमान की संज्ञा देते हैं तो स्पष्ट है कि ये प्रतिमान जो है ये दो तरह के होते हैं। एक तो वो प्रतिमान है जो निर्णय को दे रहा है उसके अंदर कि वो जाने और उस जानने के आधार पर वो निर्णय दे। तो निर्णय जो है वो मूल्यात्मक होता है और वो किन्हीं न किन्हीं मूल्यों के आधार पर वो निर्णय देता है। इस प्रकार मोरल जजमेंट इज ए जजमेंट ऑफ वैल्यू एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ फैक्ट। यानी जब हम मूल्यों पर निर्णय देते हैं तो तथ्यात्मक निर्णय से मूल्यात्मक निर्णय जो है वो भिन्न हो जाता है। अब जब भिन्न हो जाता है तो ए जजमेंट ऑफ फैक्ट is a judgment of what is, which is also a descriptive judgment. A judgment of value is a judgment of what ought to be, which is also a critical judgment.
यानी जो तथ्यात्मक निर्णय है वो क्या है पर निर्णय है, जबकि जो मूल्यात्मक निर्णय है वो क्या होना चाहिए पर दिया गया निर्णय है। अब स्पष्ट है कि जो नैतिक निर्णय है वो मूल्यात्मक है और उस मूल्यात्मकता का आधार कहीं न कहीं कोई मोरल पैराडाइम है, नैतिक प्रतिमान। अब जब नैतिक प्रतिमान है तो दूसरी चीज आती है कि मोरल जजमेंट एंड इट्स नेचर। नैतिक निर्णय और उसकी प्रकृति या उसका स्वरूप। इट कंपेयर एन एक्शन विद द मोरल स्टैंडर्ड एंड प्रोनाउंस इज टू बी राइट और रॉन्ग। जब हम किसी नैतिक प्रतिमान पर किसी निर्णय को कसते हैं तो दो शब्द आते हैं, या तो उचित आता है या अनुचित आता है। ठीक, तो बेसिकली मोरल जजमेंट इज ए जजमेंट ऑफ वैल्यू एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ फैक्ट। It doesn't consider the nature of an action, but its moral value, rightness or wrongness. जब हम नैतिक निर्णय की बात करते हैं तो ये मूल्यांकन से संबंधित होता है कर्मों के, और कर्मों के मूल्यांकन को हम उचित या अनुचित के रूप में व्यक्त करते हैं। तो नैतिक निर्णय जो है वो मूल्यात्मक होता है, इसकी नेचर या प्रकृति जो है वो नॉर्मेटिव है। वे किसी गुण या दोष को व्यक्त करते हैं। जब हम किसी कर्म पर नैतिक निर्णय देते हैं तो या तो गुण के आधार पर देते हैं या दोष के आधार पर देते हैं, और ये नैतिक निर्णय वर्णनात्मक निर्णयों से भिन्न है। सूर्य पूरब से निकलता है, बिजली से पंखा चलता है, वर्षा हो रही है, ये जितने भी निर्णय है ये सभी निर्णय जो है ये वर्णनात्मक निर्णय है। ये क्या है इसके विषय में बात करते हैं। वर्षा हो रही है ये फैक्ट है, बिजली से पंखा चलता है ये फैक्ट है। तो ये किसी घटना का वर्णन करते हैं, ये किसी घटना की आलोचना नहीं करते हैं। ये इस बात को लेकर के नहीं चलते हैं कि पंखा चलना अच्छा है या पंखा चलना बुरा है, बिजली का चमकना अच्छा है या बुरा है, सूर्य पूरब से निकलता है अच्छा है या बुरा है। जबकि आलोचनात्मक निर्णय जो है वह अच्छाई या बुराई के आधार पर निर्णय करते हैं। नैतिक निर्णय जो है वो आलोचनात्मक या मूल्यात्मक है। तो बाय नेचर मोरल जजमेंट इज नॉर्मेटिव, ये मूल्यात्मक है और क्रिटिकल है। अब जब हम क्रिटिकल जजमेंट की बात करते हैं तो आलोचनात्मक निर्णय भी कई प्रकार के होते हैं या इसमें कई प्रकार का भेद पाया जाता है, जैसे तार्किक निर्णय, सौंदर्य शास्त्रीय निर्णय, नैतिक निर्णय। नैतिक निर्णय तार्किक या सौंदर्य शास्त्रीय निर्णयों से इस रूप में भिन्न है क्योंकि इसको दिए जाने का आधार जो है वह शुभ या अशुभ है, न कि सत्यता या असत्यता या सुंदर या असुंदर। जब हम नैतिक निर्णय देते हैं तो यह नैतिक निर्णय तार्किक निर्णय या सौंदर्य शास्त्रीय निर्णय से इस बात में भिन्न होता है कि नैतिक निर्णय को देने का आधार जो है वह शुभ या अशुभ होता है, न कि सत्यता असत्यता जो तार्किक निर्णय का आधार है, न तो सुंदरता या असुंदरता का
निर्णय जो कि सौंदर्य शास्त्रीय निर्णयों का आधार है। तो इस प्रकार नैतिक निर्णय तार्किक निर्णय और सौंदर्य शास्त्रीय निर्णयों से भिन्न है। फिर अब हम ये देखते हैं कि सभी प्रकार के आलोचनात्मक निर्णयों को नॉर्मेटिव जजमेंट या निर्णयात्मक निर्णय जो है कहा जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी नियम या निकष के आधार पर दिए जाते हैं। जिन निर्णयों को नैतिक निर्णय कहा जाता है, ये नैतिक निर्णय किसी नियम या निकष के आधार पर दिए जाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो नियामक निर्णय है वो घटनाओं के ऊपर दिए गए निर्णय है। यानी जो भी नियामक निर्णय है वो किसी घटना या कर्म के ऊपर दिए गए निर्णय है। जैसे इसको हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें, मोहन रमेश को पीटता है। यह एक प्रकार की घटना है या एक प्रकार का तथ्य है कि मोहन जो है वो रमेश को पीटता है। और जब हम इसको इस रूप में व्यक्त करते हैं कि मोहन ने रमेश को पीट कर बुरा किया, तो ये बुरा करना जो है उस घटना पर, और वो घटना यह है कि मोहन ने रमेश को पीटा, ये घटना है। और पीट कर बुरा किया, यह निर्णय जो है उस घटना पर दिया गया निर्णय है। और जब हम इस प्रकार की बात करते हैं कि नहीं उसने बुरा किया, तो ये निर्णय हमारा जो है ये नैतिक निर्णय हो जाता है। अब प्रत्येक नैतिक निर्णय में हम जो भी नैतिक निर्णय देते हैं, उस नैतिक निर्णय में एक आइडियल स्टैंडर्ड रहता है, एक आदर्श तत्व या आदर्श मानक रहता है जो कि निर्णायक के मन में रहता है। जो निर्णय करता है उस निर्णय करने वाले व्यक्ति के मन में एक आदर्श रहता है, जिस आदर्श को देखते हुए, ध्यान देते हुए, उस पर विचार करते हुए, उस पर चलते हुए वह नैतिक निर्णय देता है। जब हम ये कहते हैं कि तुलसीदास जो है वो सत्यवादी थे, तो बेसिकली सत्यवादिता जो है, ये जो व्यक्ति ये बात कहता है कि नहीं तुलसीदास सत्यवादी थे, उस व्यक्ति के मन में रहता है। अब जब किसी व्यक्ति के कार्य को हम इस आदर्श के अनुकूल पाते हैं, यानी जब मैं ये कह रहा हूं कि तुलसीदास सत्यवादी थे, तो स्पष्ट है कि सत्यवादिता का विचार मेरे मन में है। और जब हम सत्यवादी कहते हैं तो इस सत्यवादिता को अपने आइडियल कंसेप्ट से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। और जब उस तुलना में अनुकूल पाते हैं उस सत्यवादिता के विचार को जो हमारे मन में है, जो मेरे मन में है, तब हम किसी व्यक्ति को सत्यवादी जो है वो कह देते हैं। तो इस प्रकार नैतिक संप्रत्यय का आइडियल जो है वो व्यक्ति के मन में रहता है। अब इससे संबंधित जो दूसरी बात आती है कि किसी भी नैतिक निर्णय में 3 तत्व जो है वो पाए जाते हैं। पहला तत्व जो है वो भाव तत्व होता है, दूसरा तत्व जो होता है वो ज्ञान तत्व होता है, और तीसरा तत्व जो होता है वह इच्छा तत्व होता है। ज्ञान तत्व, भाव तत्व और इच्छा तत्व।
अब इसके साथ जब हम बात करते हैं तो एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब हम नैतिक निर्णय देते हैं तो निर्णय का वह प्रश्न जिस पर हम दे रहे हैं नैतिक निर्णय, वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, आत्मगत है या विषयगत है। इस प्रश्न के उत्तर में इतना कहा जा सकता है कि नैतिक निर्णय का प्रथम तत्व अर्थात उसके साथ मनोवैज्ञानिक भावों का अनुभव करना व्यक्तिगत घटना है, पर निर्णय के आदर्श को हम व्यक्तिगत मनुष्य की सृष्टि नहीं कह सकते। मनोभावों का या जो मनोवैज्ञानिक भाव है वो तो व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे आइडियल है वह हमारे व्यक्तिगत मनोभावों की कल्पना नहीं है, वो केवल मेरी सृष्टि नहीं है। जैसे जब हम ये कहते हैं कि गांधी वाज फॉलोअर ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी जो है वो अहिंसा के समर्थक थे, तब ये केवल हम ही या मैं ही नहीं कहता हूं कि गांधी जो है वो अहिंसा के समर्थक थे, वरन ऐसे बहुत अन्य लोग हैं जो ये भी कहते हैं या वो भी ये कहते हैं कि गांधी वाज द फॉलोअर ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी जो है वो अहिंसा के पुजारी थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो एक क्रिटिकल अप्रोच या आलोचनात्मक दृष्टि रखने पर हम ये पाते हैं कि नैतिक निर्णय जो है वो न तो प्योरली सब्जेक्टिव है न तो प्योरली ऑब्जेक्टिव है, उसमें दोनों के तत्व यानी आत्मनिष्ठता तथा वस्तुनिष्ठता, दोनों के तत्व कहीं न कहीं विद्यमान रहते हैं। अब नैतिक निर्णय में आत्मनिष्ठ तत्व और वस्तुनिष्ठ तत्व दोनों विद्यमान रहते हैं। अब इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात नैतिक निर्णय पर उठती है कि नैतिक निर्णय का विषय क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ मोरल जजमेंट। नैतिक निर्णय जब हम देते हैं तो किस बात पर निर्णय देते हैं? जब हम ये कहते हैं कि हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, ये नैतिक निर्णय है। तो जब हम इस बात को कहते हैं, इस निर्णय को कहते हैं कि हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तो हम निर्णय हरिश्चंद्र पर दे रहे हैं या सत्यवादिता संबंधी अपनी भावनाओं पर निर्णय दे रहे हैं। स्पष्ट है कि इसमें हमारी भावनाएं भी संबंधित हैं, इस निर्णय में मेरी भावनाएं भी संबंधित हैं, लेकिन मैं अपनी भावनाओं पर निर्णय नहीं दे रहा। तब क्या मैं हरिश्चंद्र पर निर्णय दे रहा हूं? और यदि हरिश्चंद्र पर निर्णय दे रहा हूं पर हरिश्चंद्र निष्क्रिय हो, वह इनएक्टिव हो, वो कोई कर्म करे ही न, तब क्या हम हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह सकते हैं? स्पष्ट है कि हम निष्क्रिय अवस्था में हरिश्चंद्र को सत्यवादी नहीं कह सकते। अतः
हम कार्य और कर्ता पर निर्णय देते हैं। यानी वो कर्ता जो कर्म को कर रहा है, यानी कर्म को करने में कर्ता की सक्रियता महत्वपूर्ण है। तो जो भी नैतिक निर्णय दिया जाता है वो कर्ता के कर्म पर नैतिक निर्णय दिया जाता है। जो कार्य नहीं करता उस पर हम इतना कहने के सिवा कि वो केवल आलसी है और कुछ नहीं कह सकते और कुछ नहीं निर्णय दे सकते हैं। पर इसी से संबंधित एक दूसरी क्वेरी आती है, दूसरा प्रश्न आता है, दूसरी जिज्ञासा आती है कि ठीक है, हम कर्ता के कर्मों पर नैतिक निर्णय दे रहे हैं। अब हम कर्ता के कर्मों पर निर्णय दे रहे हैं, तो क्या कर्ता के सभी कर्मों पर नैतिक निर्णय दे रहे हैं? इसके उत्तर में इतना कहा जा सकता है कि हम कर्ता के सभी कर्मों पर नैतिक निर्णय नहीं दे रहे हैं। नैतिक निर्णय का जो विषय है वो ऑब्जेक्ट ऑफ जो मोरल जजमेंट है वो ओनली वॉलंटरी एक्शन है। ऐच्छिक कर्म ही नैतिक निर्णय का विषय है। और पहले के व्याख्यान में हम लोग ये देख चुके हैं कि जितना हैबिचुअल एक्शन है, आदत जन्य जो कर्म है वो भी ऐच्छिक कर्म ही है, क्योंकि आदत जन्य कर्म की भी शुरुआत जो है वो ऐच्छिकता से ही होती है। सो वी कैन से दैट voluntary action and habitual action are object of moral judgment. Habitual action are object of moral judgment because they are result of repeated voluntary action. वह ऐच्छिक कर्मों की ही पुनरावृत्ति है। तो ऐच्छिक कर्म और आदत जन्य कर्म ही ये नैतिक निर्णय के विषय हैं। और नॉन वॉलंटरी एक्शन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ मोरल जजमेंट। जो अनैच्छिक कर्म है वह इससे एक्सक्लूड है नैतिक निर्णय से। वॉलंटरी एक्शन इंप्लाई फ्रीडम ऑफ विल। ऐच्छिक कर्म जो है वह इच्छा स्वातंत्र को अनुदित करते हैं। It is consist of three main steps: the mental stage of spring of action, motive, intention, desire, deliberation, choice, and resolution. The organic stage of body's action, the external stage of consequences. ऐच्छिक कर्म जो है ये तीन इनकी स्थितियां हैं और इनमें दो चीजें जो हैं वह महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जब हम किसी कर्म को नैतिक कर्म कहते हैं तो उस नैतिक कर्म में एक तो कर्ता की स्थिति है और कर्ता की स्थिति जो है वह स्थिति ऐच्छिक कर्मों की है। अगर वो इच्छा पूर्वक जो है वो कर्म करता है तभी उस कर्मों पर हम नैतिक निर्णय दे सकते हैं। यानी उसमें इच्छा स्वातंत्र जो है यह महत्वपूर्ण है। और ये इच्छा स्वातंत्र जो है इसकी तीन स्थितियां हैं। एक तो मानसिक स्थिति कर्म को करने की, दूसरा जो है उसकी प्रेरणा है,
उसका अभिप्राय है, इच्छाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, चयन है, और कुछ जो है वाही स्थितियां हैं जिसको कि हम फल की स्थितियां कहते हैं। तो किसी भी कर्म को करने में मुख्यतः जो है वो दो तत्व होते हैं। एक तो उस कर्म का मोटिव होता है, और दूसरा जो है उस कर्म का फल होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि नैतिक निर्णय का विषय क्या है? मोटिव्स है, हेतु, या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इस विषय पर हम लोग आप अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।